हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में 2 पॉइंट मैंने कहा था कि आप विशेष रूप से याद रखेंगे। पहला पॉइंट था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोबारा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल से समझाने की कोशिश की थी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ देख सकते हैं, वरना ये ध्यान रखें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। दूसरी जो आपने वहाँ पर पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट करंट का। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है? तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस करता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इसको हम ID से रिप्रेजेंट करते हैं और ID इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं देखा था इसको याद रखेंगे कि ID इज इक्वल टू इतना होता है। ये सब मैक्सवेल ने कुछ चेंजेस किए थे जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट ID, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट बनाता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ID से रिप्रेजेंट करते हैं, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो अब हम इसको इन्हीं सम पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। अब मैक्सवेल ने इन सब पॉइंट को कंक्लूड करते हुए कुछ इक्वेशंस दी, तो उन इक्वेशंस को हमने पढ़ना है। एक्चुअल में वो इक्वेशंस पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हीं इक्वेशंस को अपने रूप में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और उनको कैसे डिफाइन करने की कोशिश की, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली इक्वेशन दी उसने गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप जैसे कि जानते हैं गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पहले पढ़ रखा है। तो क्या पढ़ रखा था आपने? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught to the epsilon naught times to the net charge enclosed by that surface। ये आपने पढ़ रखा था, इतना आपने पढ़ रखा था। तो मैक्सवेल ने इसको क्यों दिया? मैक्सवेल ने इसको यूं बताने की कोशिश की कि जहां पर चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बताने की कोशिश की कि Q एंड ER को एग्जिस्ट, ऐसे लिख देते हैं, Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ER कोएग्जिस्ट। ये समझाने की कोशिश की मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां चार्ज भी आ जाएगा। ये समझाने की कोशिश की इसकी सहायता से, पहले वाले के लॉ की सहायता से, जिसे गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैक्सवेल ने वहीं से लॉ लिया, लेकिन उसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि यस ये लॉ ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं कि Q एंड ER कोएग्जिस्ट। Q जहां पर होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, इसमें और मुझे लगता नहीं कि कुछ समझाने वाली बात है। इसको याद कर लें पहले पॉइंट को। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया, पहला इक्वेशन जो है E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा हमारे पास। अब चलते हैं हम दूसरे वाले नंबर 2 की ओर इसमें। तो नंबर 2 है हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। देखो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास ऐसे हम इसको करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। पहला वाला लॉ देखिए, पहला वाला क्या था? E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये दूसरा वाला क्या आ रहा? B डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये मैक्सवेल का दूसरा लॉ आया। ये क्या था? गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या है? गॉसेस लॉ फॉर पहला वाला लॉ क्या था? गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दूसरा लॉ आया गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आया। तो ये जीरो क्यों आया इसको समझिए, ये जीरो क्यों आया और इसके बारे में उसने क्या स्टेटमेंट दिया, और ये इतना क्यों आया। तो इसका और इसमें ध्यान दीजिए, ये जो सिंगल चार्ज है ये एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब क्या है? अगर जो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं, जरा ध्यान दीजिए, इस वाले लॉ को ऐसे एक्सप्लेन करूं कि ये एक हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज है प्लस Q। बताओ इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा? तो फ्लक्स इतना निकल रहा। मान लिया मैंने 4 लाइन दिखा दी, तो फ्लक्स कितना निकल रहा है? इसमें से 4 बाहर निकल रहा। अगर मैं यूं कहूं कि यहां पर प्लस Q है, यहां पर माइनस Q भी है, तो कितना फ्लक्स इसमें से बाहर निकल रहा? ध्यान करेंगे, ये 4 लाइनें इसमें बाहर जा रही, तो 4 लाइनें इसके अंदर भी आएंगी, ये 4 लाइनें इसके अंदर भी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि प्लस से लाइनें जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती है बाहर को जाती हैं और माइनस से अंदर की ओर को आती हैं। तो अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स इसका 0 होगा। अब यदि दोबारा देखिए, ये इसके अंदर प्लस Q,
ये इसके अंदर माइनस क्यू। अब बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा इसमें से जाने वाला। इसमें से मान लिया 1 2 3 लाइनें बाहर जा रही, तो वही 3 लाइनें इसके अंदर आ जा रही, तो टोटल फ्लक्स बताओ कितना है। तो हम बोलेंगे टोटल फ्लक्स 0 है। लेकिन हम इसमें से प्लस क्यू और माइनस क्यू को अलग अलग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लस क्यू को आप अलग से कर लो। अब बताओ फ्लक्स कितना है। 1 2 3 लाइनें बाहर जा रही, फ्लक्स 3 है। इसका फ्लक्स पता लग जाएगा हमारे पास प्लस 3 है, क्योंकि हम प्लस क्यू और माइनस क्यू को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन इसका कभी भी हम फ्लक्स हम निकाल नहीं सकते, इसका फ्लक्स हमेशा 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मान लिया एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का एन पोल और एस पोल है, तो इसमें से कितनी लाइनें बाहर जा रही, 1 2 3 लाइनें। वो तीनों लाइनें कहाँ जा रही बताओ? इसके अंदर आ जा रही, यहाँ से इसके अंदर आ जा रही। तो जितनी लाइनें बाहर जा रही उतनी लाइनें अंदर आ जा रही। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? कितनी लाइन बाहर जाएगी हम क्या बोलेंगे? तो 0 लाइनें बाहर जाएंगी, क्योंकि जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आ जाएंगी, इसलिए फ्लक्स इसका 0 होगा। अब आप एन और एस को अपने आप अलग अलग करने की कोशिश करो। क्या एन और एस जो होंगे ये दोनों पोल अलग हो जाएंगे? तो नहीं होंगे। मैं चुंबक को यहाँ से भी तोड़ दूंगा तो ये एन बनेगा, तो यहाँ पर एस बन जाएगा बिल्कुल इसके बगल में, और ये एस है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। मतलब किसी चुंबक के एन और एस पोल कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसकी मीनिंग यह है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आती है। आप समझे कि नहीं समझे? तो पहला वाला जो हमने पॉइंट था, ये जो पहला वाला लॉ था, मैक्सवेल ने जो पहला वाला लॉ दिया था, इस पहले वाले लॉ में आपने क्या लिखा था कि Q एंड, इस पहले वाले में लॉ में हमने क्या लिखा था कि Q एंड E आर को एग्जिस्ट। लेकिन ये जो दूसरा वाला लॉ है इसमें आप क्या लिखेंगे? N एंड S पोल्स ऑफ अ मैग्नेट cannot be separated, cannot be separated। इसकी मीनिंग ये आई कि N और S पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 0 आया। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट, इसको आप ध्यान कर लेंगे। तीसरे पॉइंट, तीसरी इक्वेशन की ओर चलते हैं। तीसरा है हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। आप फैराडे लॉ तो जानते ही हैं कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तो एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। फ्लक्स, उसने बताया था फैराडे ने कि जब भी फ्लक्स में चेंजेज होते हैं तो एक इंड्यूस ईएमएफ बनता है। उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? तो माइनस E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये इतनी वैल्यू होती है किसकी? इंड्यूस ईएमएफ की। अब देखो ध्यान दो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल या डी आर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वैल्यू होती है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ तो डी वी की वैल्यू कितनी आएगी? E डॉट डी एल। मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि माइनस केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, तो वो घटने को शो करता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। मैंने इसकी वैल्यू ले ली केवल। अच्छा, ये E, ये जो डी वी है, इस डी वी की जगह मैं डी ई लिख देता हूँ। डी वी डी ई दोनों एक ही चीज़ होती है, तो डी ई लिख देता हूँ। इज इक्वल टू ई डॉट डी एल। और पूरी सरफेस के लिए निकालना हो तो यहाँ मेरे को ई लिखना पड़ेगा और यहाँ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और ई डॉट डी एल लिख दिया हमने यहाँ पर पूरी सरफेस के लिए। तो इस ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास तीसरा इक्वेशन आया, और तीसरा इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया। इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा, चेंज कर रहा, ये एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। समझ गए? ये तीसरा क्या शो कर रहा, तो ये हमारे पास तीसरा आया। तो तीसरे को स्टेटमेंट में क्या लिखा है इन्होंने? तो तीसरे का स्टेटमेंट ये आया, द लाइन इंटीग्रल, ये देखिए लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a closed path is equal to the rate of change of magnetic flux. Line integral of electric field is equal to the rate of change of magnetic flux. Line integral of electric field of closed path is equal to rate of change of magnetic flux. ये आ गया। इसकी मीनिंग क्या आई तीसरे वाले की? इसकी मीनिंग लिख देते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर लिख देते हैं इसको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास इसका, इस वाले थर्ड वाले की मीनिंग ये आई। तो फैराडे से ही इसने बनाया, लेकिन इसने थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा करके शो कर दिया यहाँ पर। अब हम आते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर। नंबर चौथा पॉइंट क्या है इसका? तो नंबर चौथा है इसका एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ क्या है? तो पहले मैं इसको पढ़ने से पहले मैं एक इसकी एम्पियर्स लॉ जो हमने पहले पढ़ा था, तो एम्पियर्स लॉ हमने ये पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. line integral of magnetic field along a closed path is equal to the म्यू नॉट टाइम ऑफ, यहां पर सही कर देंगे इसको, इज इक्वल टू द, हाँ है इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम ऑफ द टोटल करंट लिंक्ड विद द सरफेस. ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई. अब यहां पर मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है. सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो करंट है यहां पर आया, उन्होंने कहा इसमें चेंज करेंगे, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहां पर लिखेंगे IC और ID, दोनों करंट का यूज करेंगे हम क्योंकि टोटल करंट है. और यहां पर ID की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और IC और ID की वैल्यू क्या होती है, ID होती है एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt. इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता चल रहा है कि ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो ये हमारे पास ये चौथा पॉइंट आया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो यहां पर लिख देते हैं इसको, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारे पास इसका चौथा इक्वेशन आया. इस प्रकार से 4 चेंजेज हुए, 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दिए. एक बार मैं दोबारा से इन इक्वेशंस को दोहराता हूँ, एक बार मैं इन इक्वेशंस को दोबारा से दोहराता हूँ. तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, तो पहला इक्वेशन था हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको DA यहाँ पर ये लिखा. फिर यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड, और क्या लिखा DA, और फिर क्या लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लिखा DL लाइन इंटीग्रल इसका. फिर क्या लिखा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और DL इसका लाइन इंटीग्रल. बताइए ये क्या आएगा, ये कौन सा लॉ था, ये गॉसेस लॉ था, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये क्या आया था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इससे क्या स्टेट होता है, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि Q एंड E आर को एग्जिस्ट. दूसरा क्या आया था, दूसरा हमारा आया था यहाँ पर 0. इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि N एंड S पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, N और S पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इससे क्या पता चलता है हमको, ये वाली इक्वेशन जरा हम इसको पूरा करते हैं इक्वेशन को. ये E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस D फाई B अपॉन DT, ये इक्वेशन आई हमारी तीसरी. ये इक्वेशन क्या स्टेट करती है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या शो करती है, ये शो करती है म्यू नॉट इंटू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट D फाई E अपॉन DT. ये इससे क्या पता चलता है चौथे से कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये 4 इक्वेशंस हैं. ये चारों इक्वेशंस आप ध्यान कर रखेंगे, एग्जाम में कहीं पर लिखने को आ जाती है, या हम अपने दिमाग में भी इसको लाएंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी इन इक्वेशंस की. ये इक्वेशंस हमारे पास, फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड के हिसाब से बार बार मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखने को आती हैं. ठीक है, तो इनको पढ़ लेंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद.